Hello friends, welcome back to this video. In this video I will tell you about the important questions that will come in the competitive exams. This is the part number 3. The previous videos are in the link, you can check in the description as well in the I button. So before starting this video, please subscribe this channel, hit the bell notification button and अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें इसको. So our first question is the specimen used in चारपी टेस्ट is supported as a जो हमारा स्पेसिमेन होता है चारपी टेस्ट में वो कौन सा होता है. क्या वो कैंटिलीवर होता है, क्या वो सिंपली सपोर्टेड होता है या फिक्स्ड होता है. सो फॉर चारपी टेस्ट द स्पेसिमेन यूज्ड इज सिंपली सपोर्टेड. For चारपी test and for ISO test it is cantilever. ठीक है, आप याद रख सकते हो S और C सिंपली सपोर्टेड चारपी टेस्ट, IC आइजोड और कैंटिलीवर. IC कंप्यूटर में होती है तो उससे याद कर सकते हो IC, वेयर SC से सिंपली सपोर्टेड. So next question is every material obey Hooke's law up to. So हमारा जो मटेरियल होता है वो हुक्स लॉ कहाँ तक वो लेता है. So इसका आंसर है, कई बुक्स में आपको अगर ये देखने को मिल रहा है इलास्टिक लिमिट तो वो आंसर गलत है. जो इसका एक्चुअल आंसर है वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, so Hooke's law is valid up to limit of proportionality. The next question is the ability of a material to absorb strain energy till elastic limit is called as. So it is called as resilience. So जो स्ट्रेन एनर्जी शो अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं. विच इज मोर इलास्टिक, माइल्ड स्टील और रबर. हमारे इनमें से आपको कौन सा इलास्टिक लगता है. सो द इलास्टिक मटेरियल इन बिटवीन माइल्ड स्टील एंड रबर इज माइल्ड स्टील because mild steel have PES greater than 5. PES stands for post elastic strain. So for a material whose post elastic strain is greater than 5% is called as ductile material, and it will have large deformation and it will able to come back to its original shape and size more faster than rubber. So mild steel is more elastic than rubber. अगर पूरा वीडियो देखना है आपको तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो पिछला पार्ट 2 और पार्ट 1 बनाया है, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज number of elastic constant for a isotropic material are. So number of elastic constant for a isotropic material are, इलास्टोट्रॉपिक को एनियोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, उसकी जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 2. सो द आंसर इज 2, दैट इज यंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो. ओके, फॉर होमोजीनियस it is 9. Sorry, for orthotropic it is 9, whereas for anisotropic it is 21. So remember this. इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि आइसोट्रोपिक की कितनी होती है, ऑर्थोट्रोपिक कितनी होती है, एनिसोट्रोपिक की कितनी होती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लो एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड एज. जो हमारी स्लो एक्सटेंशन होती है मटेरियल की विद इंक्रीज, वो जो टाइम के साथ कम होती जाती है तो विद इंक्रीज बढ़ती जाती है टाइम के साथ, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं क्रीप. ठीक है, द स्लो एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल with the time having a constant load is called as creep. Okay, so next question is
With increase of a carbon in a steel, the strength and ductility will be. So with increase in the content of a carbon, the strength of a material will increase, whereas जो डक्टिलिटी होगी हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी. जितना कार्बन हमारा बढ़ता जाएगा उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बट जो हमारे इसकी जो लचीलापन या डक्टिलिटी है वो उसकी कम हो जाएगी. ठीक है. द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, जो रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन का, लेटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन is called as Poisson's ratio. ठीक है. It is denoted by mu. ठीक है. म्यू से डोनेट करते हैं हम उसको, लेटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन. और कई बुक्स में आपको या फिर कई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है. इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी तरह, या तो एक्सियल स्ट्रेन दे देंगे या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इसका रिमेंबर करने का सबसे आसान तरीका है, अगर टी याद रखना, लेटरल का टी, सो टी बाय एल या फिर टी और टी बाय ए. तो इससे याद रखना टी हमेशा ऊपर आता है, लेटरल ऊपर आएगा, लॉन्गिट्यूडनल नीचे आएगा. लेटरल का टी मतलब लेटरल ऊपर आएगा और एक्सियल नीचे आएगा. तो ये शॉर्टकट था इसका याद करने. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. सो ये पूछ ही लेते हैं हमेशा, या 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन में जब आ जाता है. आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो जैसे जेईई में, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज वेयर बेंडिंग मोमेंट, BM stand for bending moment, changes its sign. ठीक है. Remember this. A point of counterflexure is the one that at where the bending moment changes its sign. या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है. ठीक है. For simply the SSB stand for simply supported beam, the allowable deflection is, so जो simply supported हमारी बीम होती है उसमें allowable deflection होती है, वो 2 तरह की होती है. एक होती है विदाउट फिनिशेस और होती है फिनिशेस. सो अगर हमें पूछा जाता है allowable deflection विदाउट फिनिशेस, तो वो होगी स्पैन बाय 250. और अगर विद फिनिशेस पूछा जाता है तो वो होगी स्पैन बाय 350 or 20 mm. So remember this. The allowable deflection in a simply supported beam without finishes, span by 250. With finishes, span by 350 or 220. So remember this. The next is the EI, the third derivative, let's say d cube by y by dx cube for a beam represents. So ये क्या represent करता है हमारा? ये represent करता है, अब मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ. EI by d square by y x cube, EI by d cube square, dy by x cube, and EI d4 by x cube by 4. So this and this and this represent, I will tell you. So for d square, it is called as moment और bending moment. ठीक है. जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड एज shear फोर्स. ठीक है, shear फोर्स. एंड जब हम shear फोर्स का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उसको, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका क्या होगा, लोड या फिर W. ठीक है. डिफरेंशिएटिंग मोमेंट विल गिव अस shear force, differentiating shear force will give us load. Okay, so remember this is also important. Okay, so the next part will be, the next question is the maximum deflection. Okay, the maximum deflection for this beam will be
सो दिस जो ये बीम दिख रही है आपको, तो इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगी? इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगी? अब मैं डिफ्लेक्शन पूछ रहा हूँ, बेंडिंग मूवमेंट नहीं, तो याद रखना अगर ये पी या डब्ल्यू से कर रहे हैं तो पी एल क्यूब बाय 48 ई आई। ये मोस्ट कॉमन जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक बीम दे देंगे जिसमें सिंपली सपोर्टेड होगा, बोलेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा एट द मिडल, सो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन इन दैट बीम? सो डिफ्लेक्शन इन दैट विल बी पी एल क्यूब बाय 48 ई आई। Okay, next question is, for maximum strain energy, the theory, the yield locus for this beam will be, strain energy theory जो होती है उसमें yield locus क्या होता है हमारा? उसमें yield locus क्या होता है हमारा? जो yield locus होता है वो होता है parabolic. Remember this, for maximum strain energy theory. तो yield locus क्या होगा उसका? Parabolic होगा. So next question is, maximum shear stress theory is also called as, जो shear stress theory होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेरेस्का थ्योरी, ठीक है, या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सॉरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं, मैक्सिमम shear stress थ्योरी, इसको बोलते हैं हम टेरेस्का थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 15, which section is more economical in bending, a I section or a circular section? So there are two things, ठीक है, एक बेंडिंग होती है हमारी, ठीक है, दूसरा होता है शेयर. सर वो बेंडिंग हमारा सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होता है? वो होता है आई सेक्शन. एंड इन केस ऑफ शेयर द बेस्ट सेक्शन इज सर्कुलर सेक्शन या फिर सर्कुलर शाफ्ट, जो आपने देखे होंगे एग्जांपल्स. सो रिमेंबर दिस. So these are the 15 questions that are asked in this part number 3. I will make next part in which I will tell other 15 or 10 questions depending upon the time of a video. So before taking a bye from you, please subscribe to this channel and hit that bell notification, and don't forget to like and share this video. Thank you. We'll meet you in the next video.